हेलो विद्यार्थियों, मैं सुमित मंगल उड़ान एकेडमी इंदुपुरी भोपाल से। और आज हम लोग जो हैं आरआरबी एनटीपीसी के हिस्ट्री के एमसीक्यू सॉल्व करेंगे। अभी आरआरबी एनटीपीसी के जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं उन क्वेश्चनों को अगर देखें तो वो क्वेश्चन इस तरीके से आए हैं कि अगर नॉर्मल तरीके से अगर आप तैयारी करते हैं तो इन क्वेश्चनों को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। इसके लिए आपको उस सब्जेक्ट पे गहन अध्ययन की आवश्यकता है और गहन अध्ययन करके ही आप उन क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं कि हिस्ट्री में किस तरीके से क्वेश्चन पूछे गए हैं, किस तरीके से क्वेश्चन बनाए गए हैं। ठीक, तो चलिए पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं जो कि डेट 22/6/2025 को पूछा गया था। इस क्वेश्चन को देखते हैं कि इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। सबसे पहले क्वेश्चन क्या है, 554 एडी में हर्ष का जो इंस्क्रिप्शन यानी कि शिलालेख है, इस शिलालेख में एक व्यक्ति यानी कि यज्ञवर्मन के उदय का उल्लेख लिखा गया है। यानी कि ये जो क्वेश्चन पूछा गया है, जो एग्जामिनर ने डाला है, अगर ये हर्षवर्धन से रिलेटेड है तो ये क्वेश्चन में ये जो डेट पूछी गई है ये डेट थोड़ी सी गलत है, क्योंकि हर्षवर्धन के अगर शिलालेखों की बात करें तो पहली चीज हर्षवर्धन का टाइम पीरियड है 606 से लेकर 647, यानी ये हर्षवर्धन से रिलेटेड नहीं हो सकता। लेकिन क्वेश्चन पूछा गया है तो इसका आंसर तो देना ही पड़ेगा। ठीक है, तो यानी ये हर्षवर्धन के समय है। अगर हर्षवर्धन के शिलालेख की बात की जाए तो हर्षवर्धन के दो महत्वपूर्ण शिलालेख है, एक है मधुवन शिलालेख और एक जो है वो है बांसखेड़ा अभिलेख। यानी कि इन दोनों अभिलेखों के बारे में जानकारी इसमें दी नहीं गई है। और अगर पूछा गया है कि यज्ञवर्मन का उदय का उल्लेख हमें किस में मिलता है, तो मुख्य रूप से पहले हम ऑप्शनों को देखेंगे और ऑप्शन को देखकर ही इसका आंसर निकाल सकते हैं। पहली चीज, हर्ष के शिलालेखों की बात की जाए तो थानेश्वर थानेश्वर वर्धन साम्राज्य की पहले राजधानी थी। बाद में उसने मोखरी वंश की राजधानी कन्नौज को बनाया और इस तरह अपनी बहन के साथ, जिसका नाम राजश्री था, और अन्य लोगों के कहने पर उसने कन्नौज को अपनी राजधानी के रूप में तब्दील कर दिया। गया ये बौद्ध धर्म का केंद्र है और हम जानते हैं कि हर्षवर्धन जो है वो बौद्ध धर्म का पालन करने वाला था। मगध मगध की बात करते हैं तो इस समय उत्तरवर्ती शासकों का यहां शासन था, जिसको समाप्त कर दिया था राज्यवर्धन ने। और राज्यवर्धन ने मगध एम्पायर को समाप्त कर दिया था, जो हर्षवर्धन का बड़ा भाई था। अब बात आती है कि यज्ञवर्मन का किसके में उल्लेख किया गया है। तो यज्ञवर्मन जो है वो बेसिकली मोखरी वंश का शासक है, जिसकी जानकारी हमें गया के बराबर और नागार्जुनी की कुछ गुफाओं में मिलती है। और इसी के साथ हमें यज्ञवर्मन के साथ साथ एक और शासक की जानकारी मिलती है, जिसका नाम है शार्दुल वर्मन। और इस तरह यज्ञवर्मन और शार्दुल वर्मन, इन दोनों की जानकारी हमें जो मिलती है वो गया की गुफाओं में मिलती है। यानी कि इसका आंसर अगर कुछ होगा तो वो होगा गया। और इस तरीके से इसका आंसर क्या निकल के आएगा, गया निकल के आए। क्वेश्चन टफ है। क्वेश्चन इस तरीके से पूछा गया है कि अच्छे अच्छों को पसीना छूट जाएगा। और इस क्वेश्चन को करने के लिए पहले हमें हर्षवर्धन के बारे में संपूर्ण जानकारी होनी चाहिए। और इस तरह जो रेलवे ने क्वेश्चन पूछा है, ये उम्मीद है कि हर बच्चे ने इस क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व नहीं किया होगा। ठीक है, तो हम देखते हैं और क्या क्वेश्चन है। समझ में आ गया होगा आप लोगों को ये क्वेश्चन कैसे पूछा गया है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है। अगला क्वेश्चन जो पूछा गया है वो ये पूछा गया है कि जब भारत अंग्रेजों का गुलाम था, यानी औपनिवेशिक शासनकाल में, तब सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाएं आम जनता के लिए काफी हद तक अपर्याय थी। अपर्याय थी मतलब उपलब्ध नहीं था। भारत में कुपोषण और अन्य स्वास्थ्य सेवाओं का बहुत अभाव था। अंग्रेज अपना इलाज ज्यादा कराएंगे, भारतीयों को तो मरने देंगे, निपटने तो भारतीयों क्या लेना दे रहा उनको। तो स्वतंत्रता के समय भारत की अनुमानित जो जीवन प्रत्याशा है वो कितनी होगी। यानी वो पूछ रहा है कि इस टाइम पे यानी कि इंडिपेंडेंस के समय, यानी पहले भारत की जीवन प्रत्याशा कितनी थी। पहली चीज, इस समय भारत ने भारतीयों के स्वास्थ्य पर कोई ध्यान नहीं दिया। इस तरह भारत में महामारी का आना, कुपोषित बच्चों का होना और इस तरीके से स्वास्थ्य के लिए ज्यादा ध्यान ना देना एक ऐसा कारण बना जिसकी वजह से भारत के लोगों की जीवन प्रत्याशा यानी उनकी लाइफ लाइन ज्यादा लंबे समय तक नहीं रह पाई। और यह माना जाता है कि अंग्रेजों के समय भारत की आम जो जीवन प्रत्याशा थी वो मात्र 32 ईयर्स थी। अगर ये 32 ईयर्स थी तो इस ऑप्शन में देखते हैं क्या आता है।
42 से 45 हो नहीं सकता है ये, क्योंकि 32 तक थी, यानी कि 30 से लेकर 32 थी। 60 से 65 तो हम जिंदा रह ही नहीं सकते थे उस समय, इतना कूटते थे हम लोगों को ये। तो भारतीयों का जो है वो इतनी लंबी आयु हो ही नहीं सकती, 55 से 60 65 भी नहीं हो सकती। यानी इसका आंसर क्या बनेगा? इसका आंसर होगा 30 से 32। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन जो है देखते हैं, ध्रुव सेन। ध्रुव सेन पूछा गया है कि ध्रुव सेन का उत्तराधिकारी कौन था। अब ये क्वेश्चन पूछा गया है तो पहली चीज तो ये कि ध्रुव सेन का उत्तराधिकारी कौन था, तो पहले ये पता होना चाहिए कि आखिर ध्रुव सेन किस वंश का शासक है। अगर किस वंश का शासक है तो ध्रुव सेन की अगर बात की जाए तो ये बेसिकली मैत्रेक वंश का शासक है। किस वंश का शासक है? मैत्रक वंश का शासक है। अब बात आती है मैत्रक लोग कहां थे। तो मैत्रक लोग की अगर बात की जाए तो गुजरात में है मैत्रक वंश, और इनकी कैपिटल हुआ करती थी वल्लभी। इनकी कैपिटल क्या हुआ करती थी? वल्लभी। मैत्रक वंश का फाउंडर है भटार्क, और इस तरह इसने इस वंश की स्थापना की। भटार्क के बाद जो है वो धरसेन इस वंश का शासक बना। धरसेन के बाद जो है वो द्रोण सिंह इसका शासक बना, और द्रोण सिंह के बाद जो है वो ध्रुव सेन इसका शासक बना, और ध्रुव सेन फर्स्ट इसका शासक बनेगा। ध्रुव सेन फर्स्ट के बाद अगला शासक जो बनेगा वो बन जाएगा धरपट, और धरपट के बाद अगला शासक जो बनेगा वो बनेगा ध्रुवसेन सेकंड। ध्रुवसेन सेकंड जो है इसी के समय हर्षवर्धन यानी के वर्धन एम्पायर का जो शासक है वो हर्षवर्धन है, और हर्षवर्धन की कोई पुत्री नहीं थी। हर्षवर्धन का एक पुत्र मतलब कोई पुत्र नहीं था, पुत्री थी। और कहा जाता है कि हर्षवर्धन ने अपनी पुत्री का विवाह ध्रुवसेन द्वितीय के साथ कराया। इसलिए हैंसवांग जिसने की हर्षवर्धन के समय यात्रा की है उसने इस बात का उल्लेख किया है कि मैत्रक यानी वल्लभी का शासक ध्रुवसेन द्वितीय हर्षवर्धन का दामाद है। और इस तरीके से हमें ये जानकारी मिलती है कि ये वल्लभी के मैत्रक वंश के शासक है। अब इन शासकों की बात करते हैं। तो पूछ रहा है ध्रुवसेन फर्स्ट, अब इसमें फर्स्ट और सेकंड नहीं लगाया है। अब नहीं लगाया है तो हम इसमें से देखते हैं कौन सा हो सकता है। शिलादित्य, नाम ही हर्षवर्धन का शिलादित्य है, ये होगा नहीं ऑप्शन में। ठीक, धारापट्ट यानी धरपट्ट से ही मिलता जुलता नाम है ये, तो यानी कि इसका आंसर क्या होगा? धरपट होगा। द्रोण सिंह होगा नहीं, क्योंकि द्रोण सिंह जो है वो वल्लभी वंश का शासक है, और इस समय जैनियों का इस समय बहुत प्रभाव है। किसका प्रभाव है द्रोण सिंह के समय? जैनियों का बहुत प्रभाव है। और वल्लभी इस समय एक बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी बन चुकी है, और इस यूनिवर्सिटी में यानी वल्लभी में पढ़े हुए जितने भी विद्यार्थी हैं वो उस समय के जितने भी प्रशासन से संबंधित जो पद होते थे उन पदों पर अपॉइंट होने वाले सबसे ज्यादा व्यक्ति इसी वल्लभी यूनिवर्सिटी से निकाले जाते थे। यानी द्रोण सिंह के समय जैन धर्म अधिक प्रभाव था, इसलिए जैनियों को उसने बहुत सारी भूमि दान में दी। इसके अलावा गुहासेन ये होगा नहीं, क्योंकि ये बहुत बाद का शासक है। यानी कि इसमें से अगर हम आंसर देखें तो आंसर क्या निकलेगा? धारापट्ट निकलेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन बहुत ही देखो 10/6/2025 को पूछा गया, यानी बेहतरीन क्वेश्चन पूछे गए हैं। इन्होंने मैत्रक वंश और विद्रोह को तो इस तरीके से पूछा है कि विद्रोही विद्रोह पूछे हैं। चलो देखते हैं, टाइम पीरियड हर्षवर्धन के समय का ही मैत्रक वंश के बारे में ही पूछ रहा है। और मैत्रक वंश का पहला भूमि अनुदान निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया गया? देखो अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि भूमि अनुदान सबसे पहले किसके द्वारा दिया गया, और भूमि अनुदान सबसे ज्यादा किसको दिए गए? जैन के धर्म के लोगों को दिए गए। हम देख लेते हैं शिलादित्य, ये होगा नहीं, हर्षवर्धन का नाम है, मैत्रक को कोई लेना देना ही नहीं है इससे। गुहासेन ये भी शासक है, लेकिन ये बहुत बाद का शासक है, तो ये भी नहीं होगा। धरपट के बारे में मैंने आपको बताया था थोड़ी देर पहले कि ध्रुवसेन के बाद प्रथम के बाद ये गद्दी पर बैठा था। लेकिन द्रोण सिंह जो है जिसके समय सबसे ज्यादा भूमि दान दिए गए पहली बार, तो सबसे पहला भूमि अनुदान अगर मैत्रक लोगों ने किया है तो वो किया है द्रोण सिंह के समय। क्वेश्चन टफ है, बनाने में दिक्कत होगी बच्चों को, ठीक है, लेकिन गहन अध्ययन की बहुत आवश्यकता है क्योंकि कंपटीशन बहुत ज्यादा हो रहा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है? अगला क्वेश्चन है स्वदेश सेवक होम, ये भारत में किस राष्ट्रीय स्वतंत्रता के पहले से संबंधित है? पहले तो हम देखते हैं स्वदेश सेवक होम क्या है।
स्वदेश सेवक होम जो है इसकी स्थापना वैंकूवर में की गई थी। कहां की गई थी? वैंकूवर में। और इसकी स्थापना की थी जीडी कुमार ने। और वैंकूवर में इसकी जो स्थापना की गई थी स्वदेश सेवक संघ की, ये लंदन में बनाए गए इंडिया हाउस के तर्ज पर की गई। और इंडिया हाउस के तर्ज पर इसकी स्थापना की गई थी, जो मेन रूप से कनाडा में भारत की स्वतंत्रता के लिए करे जाने वाले जो इंडिया हाउस जो लंदन में था, उसी के तर्ज पर भारतीयों को वैंकूवर में जो जीडी कुमार के द्वारा की गई थी, उसमें भारत में जो लोग कनाडा में आकर रहते थे और भारत की स्वतंत्रता से संबंध रखते थे, उनको रहने के लिए की गई थी। और इस तरीके से अगर देखा जाए तो स्वदेशी मूवमेंट जो कि बंगाल विभाजन के बाद चालू किया गया था, यानी कि 1900 जो है 7 में आसपास ये स्वदेशी आंदोलन चला। असहयोग आंदोलन की बात करें तो 1920 में चला है। गदर आंदोलन की बात करें तो ये 1913 के आसपास स्टेब्लिश हुआ। होम रूल की बात करें तो ये 1916 में हुआ। यानी स्वदेश सेवक संघ की स्थापना जो है वो गदर आंदोलन के समय की गई, क्योंकि गदर आंदोलन का प्रभाव ज्यादातर कनाडा और अमेरिका में रहा। और गदर पार्टी की स्थापना सैन फ्रांसिस्को में की गई थी। इसलिए स्वदेश सेवक होम की स्थापना कहां की गई? वैंकूवर में। और ये किससे जुड़ा हुआ है? गदर मूवमेंट से जुड़ा हुआ है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है मास्की स्क्रिप्शन जो अशोक के शिलालेख है, इसको किसने खोजा? मास्की की अगर हम बात करते हैं तो मास्की बेसिकली कहां है? तो मास्की जो है वो कर्नाटक में है। और मास्की अगर शिलालेख की अगर बात की जाए तो जेम्स प्रिंसेप ने सबसे पहले लिपि को ढूंढा था। ठीक, मतलब पढ़ा था सबसे पहले। अशोक की लिपि को पढ़ने में सफलता टिफिन थैलर ने खोजा था और जेम्स प्रिंसेस ने इसको पढ़ा था। कब पढ़ा था? तो 1837 में पढ़ा था। लॉर्ड कैनिंग गवर्नर जनरल था, ठीक है, यानी भारत का पहला वायसराय भी बनेगा। क्रिश्चियन लॉरेंस, ठीक है, ये भी इसका आंसर नहीं है। इसका आंसर है सी बी डॉन। और सी बी डॉन ने 1915 में इसकी खोज की और इस अभिलेख को पढ़ने में सफलता प्राप्त की बाद में सेवन ने। और सेवन ने इसको और रिसर्च किया। तो मास्की अभिलेख इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि मास्की अभिलेख में हमें अशोक का नाम भी मिल रहा है। ठीक है, समझ में आई बात? अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन पूछा गया है भारत में 1793 में एक चार्टर एक्ट आया और इस चार्टर एक्ट को रिन्यू कराया गया। अरे कहां चला गया? चार्टर एक्ट आया और चार्टर एक्ट को क्या किया गया? रिन्यू कराया गया। यानी 1793 में इस चार्टर एक्ट को रिन्यूअल कराया गया, यानी कि रिन्यू कराया गया है। तो उस समय बोर्ड ऑफ कंट्रोल के अध्यक्ष निम्न में से कौन था? बात हो रही है 1793 की। अंग्रेजों ने अपना शासन स्थापित कर दिया और 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से उन्होंने भारत का शासन प्रारंभ किया। और उसके बाद 1784 में लाया गया अपना एक्ट। उसके बाद 1786 में लाया गया, फिर 1790 में लाया गया, 1793 में लाया गया। अब 1793 की बात करते हैं। 1793 में अगर जब चार्टर का रिन्यूअल कराया जा रहा था, तब हेनरी डंडॉस जो हैं वो इसके हेड थे, जो कि 1793 से 1801 तक जो है बोर्ड ऑफ कंट्रोल के अध्यक्ष के पद पर रहे। और इस तरह हेनरी डंडास जो हैं उन्होंने ही इसका रिन्यूअल करवाया। तो इसका आंसर क्या होगा? हेनरी डंडास होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या है? पेरिप्लस ऑफ द एरिथियन सी। ठीक है, इजी क्वेश्चन था, जिसको भी पता होगा वो आराम से कर सकता था इसको। पेरिप्लस ऑफ द एरिथियन सी क्या है? तो पेरिप्लस ऑफ द एरिथियन सी ये एक यूनानी बुक है। और इस बुक में इसके द्वारा जो लिखा गया है, किसने लिखा है, इस पर इसके राइटर का नाम नहीं है। यानी कि ये बुक किसी अज्ञात व्यक्ति के द्वारा लिखी गई है। यानी कि ये अज्ञात व्यक्ति के द्वारा लिखी गई है, जो भारत और लाल सागर से होने वाले व्यापार को, यानी कि फारस के साथ होने वाले व्यापार को बताती है। और ये बताती है कि किस तरीके से भारत का व्यापार फारस के साथ होता था। ये जो बुक है, ये इस व्यापार को फर्स्ट सेंचुरी के आसपास जो है इस व्यापार के बारे में वर्णन देती है। अगर हम फर्स्ट सेंचुरी की बात करते हैं तो सेकंड होगा नहीं, ये फर्स्ट आ गया, यानी इसका आंसर क्या होगा?
फर्स्ट सेंचुरी होगा। और इस तरह फर्स्ट सेंचुरी में ये पेरिप्लस ऑफ द एरिथियन सी बुक पे हमें ये इंफॉर्मेशन मिलती है कि भारत का व्यापार कैसे किया जाता होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग क्या है। अगला क्वेश्चन है चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय यानी के गुप्त वंश के शासक की बात हो रही है, जिसे हम विक्रमादित्य के नाम से जानते हैं। इसने किस शक शासक को पराजित किया? सिंपल सा क्वेश्चन था ये। अगर हम इसकी बात करें तो रुद्रसेन है नहीं, रुद्रदामन है नहीं, महपान है नहीं, क्योंकि ये सब के सब जो है पराजित किए जाएंगे जो है सातवाहन वंश के शासकों के द्वारा। रुद्रसेन जो है ये वाकाटक वंश का शासक है। रुद्र सिंह तृतीय जो है ये शक शासक है। और शक शासक जो है इसका शासन है मालवा में। और इस तरह मालवा क्षेत्र में शक शासक रुद्र सिंह तृतीय को चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने पराजित कर दिया और मालवा से बाहर कर दिया। और इस तरह मालवा से बाहर करने के बाद उसने मालवा में इस उपलक्ष्य में चांदी के सिक्के चलाए और अपने आप को जो शक विजेता के रूप में स्थापित किया। यानी शकों को पराजित करने के कारण चंद्रगुप्त विक्रमादित्य को शक विजेता कहा गया। क्या कहा गया? शक विजेता कहा गया। क्लियर है? बात समझ में? ये बात तो रुद्रसेन तृतीय, रुद्रसेन, रुद्र सिंह थर्ड है, एक रुद्र सिंह सेकंड भी है। ये रुद्रसेन सेकंड जो है ये वाकाटक शासक है और इसका विवाह होगा चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री प्रभावती गुप्त से। किससे होगा? प्रभावती गुप्त से। और प्रभावती गुप्त उत्पन्न होगी चंद्रगुप्त द्वितीय जब शक शासक को पराजित करेगा तो नागवंश की राजकुमारी कुबेर नागा से विवाह करेगा और इसी कुबेर नागा से उत्पन्न होगी प्रभावती गुप्त। और प्रभावती गुप्त का विवाह होगा वाकाटक शासक रुद्रसेन द्वितीय के साथ। तो रुद्रसेन द्वितीय समझ में आ गया होगा कौन होगा ये। चलो ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आ रहा है भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के समय अपनी साहसी भूमिका निभाने के कारण किसे असम का केसरी की उपाधि से सम्मानित किया गया? देखो भारतीय स्वतंत्रता के समय अगर असम की बात की जाए तो असम का एक शेर है जिसे असम का शेर कहा जाता है। असम का शेर यानी कि ये जो उपाधि दी गई है ये दी गई है अंबिका गिरी राय चौधरी को। इन्हें असम का शेर कहा जाता है जिन्होंने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में अपना बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया था। क्लियर? ठीक है। गोपीनाथ बारदोली का संबंध भी असम से है, लेकिन इसका आंसर क्या होगा? शेर की जहां बात आ गई यानी कि असम केसरी की बात आ गई तो अंबिका गिरी राय चौधरी इसका आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? भारत में प्रवेश करने से पहले शकों को किस आदिवासी समूह ने पराजित किया था? देखिए क्वेश्चंस लगाने के पीछे जो मेन मोटिव जो होना चाहिए, पहली चीज याद रखो, अगर क्वेश्चन नहीं बन रहा है तो इसको याद रखो कि तुम्हें 4 ऑप्शनों को जरूर पढ़ना है। चारों ऑप्शनों को पढ़ने के बाद तुम्हें यह निर्णय लेना है कि इन चारों में से कौन सा नहीं हो सकता। देखो क्वेश्चन तो बन भी नहीं रहा वैसे, और वैसे भी हमें तुक्का लगाना पड़ेगा। जिसको नहीं आता है मैं उसकी बात कर रहा हूं, लेकिन तुक्का नहीं लगाना, पढ़ाई सबसे इंपॉर्टेंट है, तुक्के से जीवन नहीं चलता। अब 4 ऑप्शन दिए हैं, अब 4 ऑप्शन में चलो इसको हम करके देखते हैं 4 ऑप्शन से। ठीक है, चलो क्वेश्चन क्या पूछा है? भारत में प्रवेश करने से पहले शकों को किस आदिवासी, आदिवासी पूछा है पहली चीज, समूह ने पराजित किया। अब आदिवासी समूह ढूंढना है हमें, इसमें ढूंढते हैं भैया। पार्थियन, क्या ये आदिवासी है? ये तो एम्पायर खड़ा करेंगे पार्थियन वंश, गोंडो फर्निस इनका शासक होगा। द ग्रीक, यूनानी है, आदिवासी है क्या? नहीं आदिवासी, ये भी नहीं आदिवासी होगा। क्या पता नहीं क्या लिखा भैया, हमें नहीं पता क्या लिखा चीज। और एक लिखा दाहुण, उन्होंने तो अटैक कर दिया था, गुप्तों की बैंड बजा डाली थी, गुप्त वंश के पतन का कारण बने थे हुण। और हुण जो है वो पंजाब में आके बस गए थे बाद में। तो यानी पार्थियन नहीं हो सकता, ग्रीक नहीं हो सकता, दाहुण नहीं हो सकता, तो बच गया क्या? ड्यूस चिस। भैया यही एक अलग टाइप का लग रहा है जो छोटे से एरिया में रहता होगा और आदिवासी समूह के रूप में रहता होगा, तो इसका आंसर क्या होगा? ड्यूस चिस होगा। क्लियर? चलो अगला क्वेश्चन, कलकत्ता और बंबई नगर निगमों की स्थापना कब की गई? भैया क्वेश्चन बेहतरीन पूछा गया है कि कलकत्ता और बंबई 3 ही नगर होते थे और तीसरा नगर होता था मद्रास, क्योंकि आगरा और दिल्ली की तो अभी वैल्यू ही खत्म हो गई थी।
ये अंग्रेजों के द्वारा बनाए गए 3 नगर हैं। अब बात कर रहा है वो कलकत्ता और बंबई के नगर निगम की स्थापना की हो गई, कब की गई? तो सबसे पहले मद्रास में 1687 में पहला नगर निगम अंग्रेजों के द्वारा स्थापित किया गया। और इस तरह पहला नगर निगम कहां आया? मद्रास में आया, जो 1687 में आया। अब बात कर रहे हैं कि कलकत्ता और बंबई में नगर निगम कब आए? तो ये तो बहुत बाद के बाद चले गए, सब 1800 में चले गए, 1900 में चले गए। जब यहां पर इतने समय में हो रहा है, यानी इसके बाद कभी ना कभी 1700 में किया गया होगा। तो 1726 में की गई है आगरा वो कलकत्ता और बंबई में नगर निगम की स्थापना। क्लियर है? समझ में आ गया बात सबको? ठीक है, कमेंट्स जरूर करिएगा कैसा सेशन लग रहा है आप लोगों को ये। अगर आप को ये अच्छा लग रहा है तो आने वाले समय में मैं और क्वेश्चन कराऊंगा इसके इसके साथ ज्योग्राफी और पॉलिटी के भी हम इस तरीके से क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, अन्य जीएस के क्वेश्चन करेंगे। तो किस तरीके से, क्योंकि क्वेश्चनों में हमें ध्यान देना है वो किस तरीके से पूछ रहा है, और आने वाले रेलवे के एग्जामों में भी आपको ये मदद करेगा। चलिए अगला क्वेश्चन, सिंह फोर्स विद्रोह। सिंह फोर्स विद्रोह पूछा गया है, और सिंह फोर्स विद्रोह जो पूछा गया है वो बेसिकली क्या है? तो सिंह फोर्स विद्रोह जो पूछा गया है इसके बारे में हम देखते हैं क्या है ये। देखो, सिंह फोर्स विद्रोह यानी विद्रोह से वो बहुत क्वेश्चन पूछ रहा है, यानी कि रिवोल्ट से बहुत क्वेश्चन पूछ रहा है। वर्तमान में भारत के किस एरिया में हुआ? ठीक है भैया, एरिया ढूंढते हैं। सिंह फोर्स का विद्रोह त्रिपुरा, असम, मणिपुर, अरुणाचल। सिंह फोर्स विद्रोह जो हुआ है वो असम और अरुणाचल प्रदेश में हुआ है। यानी कि इन दोनों एरिया में अंग्रेजों की जातियों के विरुद्ध और अंग्रेजों के द्वारा किए जाने वाले अत्याचारों के विरुद्ध यह विद्रोह हुआ। और इस विद्रोह को दबाने के लिए निरंग फिदू नामक एक क्रांतिकारी, जो एक व्यक्ति था असम का, निरंग फिदू, और निरंग फिदू ने इस आंदोलन को आगे बढ़ाया। निरंग फिदू के द्वारा यह बढ़ाया गया आंदोलन जो सिंहफोर्स का विद्रोह है, ये 1830 के पास हुआ और 1830 से 1849 तक चला। अगर इसकी बात की जाए तो असम में जब ये सिंहफोर्स विद्रोह चल रहा था तभी मेघालय और असम के आसपास में जो है बेसिकली अगर देखा जाए तो खासी विद्रोह चल रहा था। और खासी विद्रोह जो चल रहा था वो कर रहा था तीरथ सिंह। और इस तरह तीरथ सिंह के समय ही जो है मेघालय और आसपास के एरिया में तीरथ सिंह के द्वारा खासी विद्रोह, और असम में चल रहा था सिंहफोर्स विद्रोह। यानी ये दोनों विद्रोह एक ही समय चल रहे थे 1830 में, क्योंकि इस समय यहां पर पहाड़ियों में रहने वाली जनजातियों के विरुद्ध इन लोगों ने इस तरीके के जो है इनके अधिकारों को छीनना चाहा, इसलिए यहां के लोगों ने विद्रोह कर दिया। ठीक है, तो सिंहफोर्स विद्रोह असम से रिलेटेड है। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से किस एक्ट के द्वारा गवर्नर जनरल को भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के हितों ब्रिटिश साम्राज्य के हितों को प्रभावित करने वाले मामलों में अपनी परिषद को अभिभावी होने का अधिकार दिया गया? अब वो पूछ रहा है कि गवर्नर जनरल जो है उसको किसके तहत प्रभावी अधिकार मिला होगा। अगर आप इसको आंसर के रूप में देखेंगे तो क्या मिल रहा है आपको? यानी बहुत पहले की बात कर रहा है वो, यानी बहुत पहले की बात, यानी किस एक्ट के द्वारा गवर्नर जनरल को भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के हितों को प्रभावित करने वाले मामलों में परिषद को अभिभावी होने की अधिकार दिया गया? सबसे पहले चार्टर एक्ट 1813, नहीं होगा 1813, शिक्षा पर 1 लाख रुपए खर्च करने की बात कर रहा है ये तो। पिट्स इंडिया एक्ट 1784 बोर्ड ऑफ कंट्रोल की बात कर रहा है ये। रेगुलेटिंग एक्ट सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की बात कर रहा है, और सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की जाएगी इसके तहत कलकत्ता में। और भारत का बंगाल का गवर्नर जनरल कहलाएगा इस रेगुलेटिंग एक्ट के तहत। चार्टर एक्ट 1793, 1793 लाया ही इसलिए गया था क्योंकि गवर्नर जनरल को भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के हितों को प्रभावित करने वाले मामलों में अपनी परिषद को अभिभावी होने का अधिकार दिया गया था। और इस तरह 1793 इसका आंसर है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। 1820-21 में किस जनजातीय समूह ने झारखंड के पश्चिमी सिंहभूमि जिले के रूप में जाने जाने वाले क्षेत्र में अधिकारियों के खिलाफ विद्रोह का नेतृत्व किया, जिसका बाद में अंग्रेजों ने दमन कर दिया? कहानी 1820 की है। और 1820 में होने वाला विद्रोह क्या है? खासी 1830 में होगा। देखो ईयर याद करके जाना पड़ेगा आप लोगों को, ठीक है ना। संथाल ये 1857 यानी 1857 की क्रांति के पहले हो रहा है ये।
यानी 1856 में हो रहा है ये। मुंडा विद्रोह भी उसके समय ही हो रहा है ये। यानी कि पूछ रहा है वो झारखंड के पश्चिमी सिंहभूमि जिले में, तो झारखंड में होने वाला विद्रोह है उस समय सिंहभूमि जिले में होने वाला हो जनजाति के द्वारा किया जाने वाला विद्रोह। हो जनजाति का विद्रोह जो हुआ था उसमें पाराहट के राजाओं ने जो है इसको आगे बढ़ाया था। ठीक, आगे बढ़े। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस विद्रोह की जड़ इस तथ्य में नहीं थे कि अंग्रेजों ने आदिवासियों के ताड़ी के पेड़ों पर उनके पारंपरिक अधिकारों से वंचित कर दिया। भैया ताड़ी से कर दिया वंचित, किससे कर दिया? ताड़ी से वंचित कर दिया भैया उनके। तो ताड़ी से वंचित कर दिया, तो ताड़ी मतलब क्या? यानी कि ताड़ी का मतलब होता है उनके द्वारा मनोरंजन के लिए पिया जाने वाला एक पेय पदार्थ है जिसकी तुलना आज मदिरा से की जा सकती है। आदिवासियों का ये पेय पदार्थ होता था ताड़ी, और ताड़ी का प्रयोग ये जो करते थे इसके समय बहुत ही इंपॉर्टेंट था। और ताड़ी जो है वो बेसिकली आदिवासियों के उत्सव समारोह वगैरह पे पी जाने वाली एक पेय पदार्थ थी। ताड़ी का प्रयोग साउथ में ज्यादा किया जाता था और ये भी 1830 के आसपास हुआ था कोया विद्रोह। और श्री राम राजू ने इसके विरुद्ध जो है विद्रोह कर दिया था जब उनके पारंपरिक अधिकारों को छीनने का प्रयास किया और उन पर टैक्सेस लगा दिए, और टैक्स लगाने के कारण, नए टैक्सों के कारण विद्रोह कर दिया इन लोगों ने। क्लियर है? कोया विद्रोह इसका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है कांग्रेस जो है किस प्रारंभिक अधिवेशन में सिविल सेवाओं सहित उच्च प्रशासनिक सेवाओं के भारतीयकरण की मांग कर रही है? यानी वो मांग कर रही है कि किसके तहत जो है वो अधिक से अधिक भारतीय लोगों को सिविल सेवा परीक्षाओं में सम्मिलित करने की मांग कर रही है। तो कांग्रेस ने अपना पहला सेशन आयोजित किया। पहला सेशन सेशन कहां होगा? 1885 में होगा। जब 1885 में होगा तो ये कहां होगा? बॉम्बे में होगा। पहले ये पूना में होना था, लेकिन पूना में प्लेग फैलने के कारण ये बंबई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय में इसका आयोजन किया गया। जब इसका आयोजन किया गया तो इसमें लगभग 9 मांगे मुख्य रूप से रखी गई, और इन 9 मांगों में से एक मांग रखी गई थी कि सिविल सेवाओं सहित उच्च प्रशासनिक सेवाओं में भारतीयकरण किया जाए, यानी भारतीयों को भी इसमें शामिल किया जाए। और इस तरह बॉम्बे अधिवेशन 1885 में इसका मांग कर रही है कांग्रेस, और कांग्रेस ने अपनी पहली मांगों में ही इसको रखा था, इसलिए बॉम्बे सेशन में ही जो है हम उसको भारतीयकरण करने की बात कर रहे हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। नागर विद्रोह मैसूर में हो रहा है, बहुत अच्छी बात है भैया। नागर विद्रोह, मैसूर साम्राज्य का पतन हो चुका है। मैसूर साम्राज्य का अंतिम शासक 1799 में टीपू सुल्तान अपनी ही राजधानी श्रीरंगपट्टनम में लड़ता हुआ मारा जाएगा, और वहां पर वाडियार वंश के एक शासक को दे दिया जाएगा। तो नागर विद्रोह जो मैसूर साम्राज्य के नागर प्रांत वर्तमान में शिवमोगा जिले में हुआ है, एक महत्वपूर्ण किसान विद्रोह था। इसलिए मैसूर राज्य जो है वो वाडियार वंश के हाथों में चला गया था, और वहां पर किसानों पर अत्याचार होना चालू हुए। और किसानों पर जब अत्याचार हुए तो इस अत्याचार के विरुद्ध जो है विद्रोह होना चालू हुआ। और फिर यहाँ पर जो विद्रोह किया वो किया बसवप्पा ने। और बसवप्पा ने जो विद्रोह किया यानी 1799 के बाद होगा, यानी इस समय तो होगा नहीं, इस समय होगा नहीं, ये तो बहुत बात की बात है। यानी होगा 1831 में, और इसे करेंगे बसवप्पा। और इस तरह मैसूर के बसवप्पा के द्वारा नागर विद्रोह को किया जाएगा 1830-31 में। दूसरी महत्वपूर्ण बात जो है कृष्णा राजा वाडियार सेकंड जो है इस नागर एरिया को अंग्रेजों को सौंप देंगे, और इस तरह किसान विद्रोह समाप्त हो जाएगा। 1921 में राजकुमारों के लिए एक विचार विमर्श निकाय के रूप में एक संस्था की स्थापना की गई थी, विचार विमर्श करने के लिए 1921 में। तो भारतीय परिषद होगी नहीं, शाही परामर्श बोर्ड होगा नहीं, राजकुमारों का चेंबर बनाया गया था। और इसी के तहत 1921 में जो चैम्बर बनाए गए प्रिंसेस लोगों के लिए या प्रिंस लोगों के लिए, और इस तरह जो है प्रिंसिंग काउंसिल की स्थापना की गई थी, चैम्बर की स्थापना की गई थी राजकुमारों के लिए। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से किस किस आदिवासी विद्रोही नेता को विद्रोह के दौरान फांसी नहीं दी गई बल्कि दूसरी जगह भेज दिया गया? तो भैया
किस किस को फांसी नहीं दी गई बल्कि उन्हें दूसरी जगह भेज दिया गया था? तिलक मांझी, इनको तो यहीं दी गई थी। सिद्धू कान्हू, ये भी संताल विद्रोह से जुड़े हुए हैं। नीलांबर और पीतांबर भी नील मूवमेंट से जुड़े हुए हैं। तीरोज सिंह यानी तीरथ सिंह की बात कर रहे हैं, जिन्होंने खासी विद्रोह का नेतृत्व किया था और इन्हें भारत में फांसी ना देते हुए इनको कहां भेज दिया था? ढाका भेज दिया था और वहीं पर इन्होंने अपना जीवन बिताया था। और इस तरह तीरथ सिंह जो हैं वो इसमें से खासी विद्रोह के नेता हैं, जिनको कि ढाका में निर्वासित कर दिया गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन, मोहनजोदाड़ो में पाई जाने वाली दाढ़ी के रूप में मुद्रा जो है वो किसकी है? तो दाढ़ी में जो पुरुष की मुद्रा मिली है वो मूर्ति किस सामग्री से बनी हुई है? कांसे की तो नग्न नत्थ की मूर्ति की है, यानी कि इसमें कांसे की मोहनजोदड़ो से मिली है। तांबा ये यूज नहीं करते थे क्योंकि कांसा ज्यादा यूज करते थे, तांबा भी था इस समय। टेराकोटा का प्रयोग किया जाता था लेकिन पुताई में प्रयोग होता था। पत्थर में सेल खड़ी के पत्थर का प्रयोग किया जाता था और अधिकांश मोहरें और मूर्तियां सेल खड़ी की पाई गई हैं, यानी पत्थर की पाई गई हैं। यानी मोहनजोदड़ो में दाढ़ी वाले पुरुष की मूर्ति किसमें है? पत्थर के रूप में है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। शक राजा को पराजित करने के बाद चंद्रगुप्त मौर्य ने किससे विवाह किया? देखिए भैया क्वेश्चन आया है ये कि शक राजा को पराजित करने के बाद चंद्रगुप्त मौर्य ने किससे विवाह किया? कुमार रानी से नहीं किया, कुबेर नाग से, नागवंश की राजकुमारी से किया। ये होगा नहीं, ये होगा नहीं। क्लियर है? कुबेर नाग से विवाह किया, जिसको प्रभावती गुप्त हुआ था, जिसका विवाह वाकाटक बता चुका हूं मैं तुम लोगों को। निम्नलिखित में से किस एक्ट के द्वारा ब्रिटिश भारत की आंतरिक सरकार के लिए अधिनियमित किए जाने सकने वाले सभी विनियमों को एक नियमित संहिता का प्रावधान किया गया? एक नियमित संहिता बनाई जा रही है, इसमें कई प्रकार के चार्टर एक्ट दिए गए हैं। इन चार्टर एक्टों में से कौन सा एक्ट ऐसा है जिसमें इसकी बात की गई है? तो बेसिकली ब्रिटिश भारत के आंतरिक सरकार के लिए अधिनियमित किए जा सकने वाले सभी विनियमों को एक नियमित संहिता का प्रावधान कर रहे हैं। नियमित संहिता की अगर बात हो रही है तो चार्टर एक्ट ये होगा नहीं क्योंकि गवर्नर जनरल से रिलेटेड है, ये सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड है, ये नियमों से रिलेटेड है क्योंकि इसके तहत ही जो है पिट्स इंडिया एक्ट के तहत ही बोर्ड ऑफ कंट्रोल के की स्थापना करके नियमित संहिता तैयार की गई थी। चार्टर एक्ट 1813 ये नहीं है क्योंकि इसमें शिक्षा की बात हो रही है। तो पिट्स इंडिया एक्ट के तहत ये सब विनियमित किए गए थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नाइक दास विद्रोह संखेड़ा 1558 के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा सही नहीं है? नाइक दास विद्रोह संखेड़ा होगा गुजरात। कहां होगा? गुजरात में 1858 में। संखेड़ा के नाइक दास ने और रूपा नाइक की ओर से नाइक दोनों ने लीडरों के रूप में नेतृत्व में हथियार उठाए, ठीक है। उन्होंने गुरिल्ला रणनीति का सहारा लिया क्योंकि गुरिल्लाओं से तरीके से लड़ते थे, ब्रिटिश सैनिकों को परेशान किया और ब्रिटिश स्थानों पर हमला किया, ठीक है। लीडर के रूप में रूपा ने 1816 में अंग्रेजों के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। नहीं, ये वीर गति को प्राप्त हुई और इन्होंने आत्मसमर्पण नहीं किया था। यह विद्रोह गुजरात के एक छोटा उदयपुर जिले के आसपास हुआ था। हाँ भैया, छोटा उदयपुर जिले के पास हुआ था। तो आत्मसमर्पण नहीं किया है बल्कि इनकी जो है शहीद हुई हैं ये। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं क्या है अगला क्वेश्चन। जनवरी 2025 में सुभाष चंद्र बोस की अगर हम बात करते हैं तो 128वीं जयंती मनाई गई। कहां मनाई गई? तो पहली बात, सुभाष चंद्र बोस कहां के हैं, इनका जन्म कहां हुआ? तो 1897 में इनका जन्म जो हुआ है वो कटक में हुआ है। इन्होंने हायर एजुकेशन ली और 1919 में अंग्रेजों की आईसीएस परीक्षा को पास कर दिया और आईसीएस की परीक्षा पास करके इन्होंने लगभग चौथा स्थान प्राप्त किया। इस तरह वो कलेक्टर के पद पर चुने गए। लेकिन सुभाष चंद्र बोस ने आईसीएस की परीक्षा पास करने के बाद जब चौथा स्थान भी आया, जिसे आज हम यूपीएससी के नाम से जानते हैं, यानी कि इन्होंने आईएएस पद का निकाल लिया था, लेकिन फिर इन्होंने अपने स्वतंत्रता देश के लिए आईसीएस की परीक्षा त्याग दी और आईसीएस की परीक्षा त्याग कर इन्होंने जो है 1919 में जब इसको त्यागा तो भारत में चितरंजन दास के प्रभाव में आए और चितरंजन दास को उन्होंने अपना गुरु बना लिया और चितरंजन दास के प्रभाव में आकर उन्होंने भारत के स्वतंत्रता आंदोलन से अपने आप को जोड़ लिया। इनका जन्म कटक में हुआ है। आईसीएस की परीक्षा इन्होंने पास की है। बाद में गांधी जी से मनमुटाव होगा इनका, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना करेंगे ये 1939 में और उसके बाद ये आजाद हिंद फौज का गठन करने के लिए, उसका निर्माण करने के लिए ये रास बिहारी घोष से मिलेंगे
और इस तरह सिंगापुर में ये आजाद हिंद फौज के लीडर बनेंगे। तो सिंपल सी बात है, 128वीं जयंती है, कटक में ही होगा और कहीं इससे रिलेटेड नहीं है। ठीक है, तो कहां होगा? बारावती किला कटक में आयोजित किया गया। ठीक है, तो विद्यार्थियों इस तरह हमने कुछ क्वेश्चन देखे हैं। ये क्वेश्चन किस तरीके से पूछे गए हैं रेलवे में, क्योंकि समझना बहुत जरूरी है कि आने वाले एग्जामों में भी इस तरह से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। इसलिए मैं लगातार आप लोगों को इस तरह के एमसीक्यू कराता रहूंगा, तो आप इसको देखिए, कमेंट्स कीजिए, और अगर आप इसमें और सुधार चाहते हैं तो आप बताइए। तो मैं आपकी सेवा में हमेशा खड़ा हूं, और आपको जहां भी जरूरत पड़ेगी उड़ान एकेडमी आपके साथ है। जय हिंद, जय